हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे साइंस का तीसरा क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ उसका डिटेल। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के। चलिए तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र हमसे पूछा जा रहा है। तो रासायनिक सूत्र आप लोग केमिस्ट्री में याद किए होंगे। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं CaCO3। CaCO3 किसका सूत्र होता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, फर्स्ट का राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए चलते देखते हैं इसका डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपका फुल्ली जो है NCERT का डिटेल आपको यहाँ पे बताया गया है ना। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने का विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। सफेदी करने के लिए 2-3 है ना दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे देखते होंगे आप लोग चूना से जो पोताई होता है ना, 2-3 दिन के बाद उसमें और क्या आ जाता है, सूखने के बाद चमक आ जाता है। किसके कारण से आता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। यहाँ देख सक रहे हैं आप लोग, है ना। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 होता है। किसका, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, है ना। देख सक रहे हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है CaCO3। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या ईथर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे पहले, अल्कोहल देख लिए थे और एल्डिहाइड भी पिछले क्लास में देख चुके थे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है COOH, किसका होता है ये, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है आपका, सिर्फ अम्ल है। तो इसका आंसर राइट क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर C अम्ल इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल देख सकते हैं आप लोग। अल्कोहल बता चुके हैं, इसका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का CHO, है ना। कीटोन का है आपका CO, और यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का है COOH। फुली NCERT से आपको बताया जा रहा है ना। तो आप आराम से इसको देखें, अच्छे से समझें और याद करें। ठीक है, फुली NCERT से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इसके आसपास से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी आप याद रख सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की जो फोटोसिंथेसिस का जो क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या ग्लूकोज से, या डिक्टोजोन से। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो किससे निकलता है, तो जल से। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जल से। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लीजिए आप लोग। डिटेल देख सकते हैं आप लोग। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या है आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, या वर्णिक लवक में, या सफेद रक्त कण में। क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम से किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर होगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। जैसा कि इसका डिटेल देख सकते हैं आप लोग, क्या है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा है आपका, क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम इसका केंद्रीय तत्व होता है। देख सकते हैं आप लोग कि आपका एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आपका बन गया।
तो पूरा आपके लिए मेहनत किया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन के इर्द गिर्द भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग आपका होता है ये बताना है। इंसुलिन, तो इंसुलिन के कमी के कारण जो रोग होता है वो आपको बताना है। घेंघा होता है, मधुमेह होता है, क्रेटिजिज्म होता है या बौनापन होता है। क्या हुआ इसका आंसर? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। क्या होता है? मधुमेह, है ना। मधुमेह क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इंसुलिन कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कोशिश किया गया कि आप सभी हार्मोन्स के बारे में देखें। कैसे फर्स्ट में आपका वृद्धि हार्मोन है, सेकंड में आपका ग्रंथि के बारे में बताया गया, थायराइड ग्रंथि के बारे में। उसके बाद आपका थर्ड में है आपका इंसुलिन, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। यहाँ पे आपका हम लिख भी दिए स्टार देके। इंसुलिन की कमी से मधुमेह जैसे बीमारियां हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपका और देख सकते हैं हार्मोन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का, यानी किस वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी का, लाल का, नीला का या पीला का? तो याद रखना आपको, दृश्य प्रकाश का जैसे बात किया जाएगा, किसका तरंग दैर्घ्य, क्या पूछा जा रहा है? तरंग दैर्घ्य। तो किसका होता है सर? तो लाल का होता है। किसका होता है? लाल का। याद रखना है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का रंग या वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। देखिए इसका डिटेल, सारे आपके एनसीईआरटी से हैं, देख सक रहे हैं आप लोग। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश को प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुना है। याद रखना आपको किसका अधिक होता है? तो लाल का। क्लियर है? और भी आगे लिखा हुआ है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटे तरंग दैर्घ्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। प्रकीर्णित हुई नीली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो कोई प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ठीक है, तब आकाश काला होता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे एक और पूछा गया है कि आकाश जो है काला किसको दिखता है? इसका आंसर यहाँ पर दिखा हुआ है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश का काला प्रतीत होता है। आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई पर प्रकीर्णन जो है सुस्पष्ट नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन था आपका कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। क्लियर है? पूरा डिटेल से आपको बताया जा रहा है ताकि जो भी क्वेश्चन बने आपको सब क्वेश्चन जो है अच्छे से आप उसका आंसर दे पाएँ। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, सारे डिटेल इसमें दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। फिजिक्स से क्वेश्चन है, एसआई मात्रक से क्या विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। डब्ल्यू से इसको क्या करते हैं हम लोग? सूचित करते हैं। वाट क्या होता है? इसका एसआई मात्रक, किसका? विद्युत शक्ति का। तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं इसके डिटेल पर। यहां देख सकते हैं आप लोग एनसीईआरटी। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। यह उस युक्ति द्वारा उपयुक्त शक्ति है जिससे उस समय 1 एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचालित कराया जाता है। इस प्रकार 1 वाट बराबर हम लोग बोल सकते हैं 1 वोल्ट गुना 1 एम्पेयर। 1 वोल्ट गुना 1 एम्पेयर।
देखिए थोड़ा समय तो लगेगा, बट आप सारे क्वेश्चन को डिटेल जब देख लीजिएगा, है ना, तो आपके माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और पूरा कोशिश किया गया है कि आपको पूरा डिटेल में बताया जाए। समय तो लगेगा, सिर्फ क्वेश्चन और उसका ऑप्शन टिक मारने से नहीं होगा, आपको डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। फिर भी जो है स्पीड में ही करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिए इसको। नेक्स्ट है आपका विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब होता है ना, उसमें जो तंतु बना हुआ रहता है, फिलामेंट जिसको बोलते हैं इस तरह से अंदर में, वो किस चीज़ का बना होता है ना, तंतु किसका बना होता है सर, टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। याद रखना आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका डिटेल देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, यहाँ देखिए विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, एकमात्र टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। जबकि कॉपर तथा एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण, यानी विद्युत संचरण मतलब क्या होता है ना, के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। कॉपर एल्युमिनियम का तार होता है ना, जो घर में हम लोग वायरिंग वगैरह करते हैं। तो याद रखना आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में तो एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग होता है। किसका, टंगस्टन का, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम या एल्युमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा का बात आएगा, नाभिकीय ऊर्जा, तो क्या आंसर होगा आपका, यूरेनियम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, यूरेनियम आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, यूरेनियम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। याद रखना आपको नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो यूरेनियम। क्या है आपका, देख लीजिए नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का एक प्रक्रिया है जिसमें कि भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम के नाभिकीय को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। तो याद रखिएगा यूरेनियम भी होता है, प्लूटोनियम भी और थोरियम भी। वहाँ पे आपका ऑप्शन में यूरेनियम था, यूरेनियम आपका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है O2, NH3, CO2 और N2। क्या पूछा जा रहा है सर, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग पूछा जा रहा है, क्या होगा उत्तरदायी गैस, CO2। क्या होगा आंसर, CO2, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए देखिए इसका डिटेल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस क्या है, ज़्यादा जिम्मेवार है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है। लिटमस क्या होता है, बैंगनी रंजक होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, ठीक है। लाइकेन से या लाल पत्ता गोभी से या हल्दी से या प्लेटूनिया फूल से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, लाइकेन। लाइकेन यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक का एक रंजक होता है, रंग का क्या होता है, रंजक होता है, जो थेलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है ना। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। चलिए बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग, जैसे लाल पत्ता गोभी होता है, हल्दी भी होता है और आपका प्लेटूनिया, ये भी ऑप्शन में है, बट यह होगा इसका लीचेन आपका जो है लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है, जो थेलोफाइटा समूह के
लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 12 नंबर। देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक, है ना, क्या है, जिंक, क्या होता है, Zn, जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, कौन सा उत्पाद बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब करता है अभिक्रिया जिंक के साथ, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जब जिंक के साथ करता है तो कौन सा उत्पाद उत्पन्न होता है। तो कौन सा उत्पन्न होता है सर, Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, प्लस H2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए इसका डिटेल है आपका, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जिंक ये Zn से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेड बोलते हैं, Na2ZnO2, है ना, Na2 और ZnO2 सोडियम जिंकेड बोलते हैं इसको, और हाइड्रोजन गैस बनता है यानी H2 बनाता है। क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है ना। एक्वा क्या है आपका, एक्वा रेजिया, कितना अनुपात होता है सर इसमें, किसका किसका पूछ रहा है, HCl का एवं HNO3 का। हमसे क्या पूछा जा रहा है, अनुपात, कितना अनुपात होता है, तो 3:1 होता है। कितना होता है आपका, 3:1, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा 15 नंबर का। ठीक है, देखिए इसका डिटेल देख सकते हैं आप लोग। एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, क्या बोलते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हर 3 भाग के लिए नाइट्रिक एसिड का 1 भाग होता है। ठीक है, अनुपात का मतलब ये होता है 3 भाग अनुपात 1 भाग। ठीक है, पूरा डिटेल बता दिया आप लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विखंडन होता है, आपका 16 नंबर क्वेश्चन में है द्विखंडन होता है। ठीक है, अमीबा में या आपका पैरामीशियन में या लिस्मेनिया में या इनमें से सभी। तो द्विखंडन जो है आपका सभी में होता है, अमीबा में भी होता है, पैरामीशियन में भी, लिस्मेनिया में भी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, इनमें से सभी। देख सकते हैं इसका डिटेल। कुछ एक कोशिकीय जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण के लिए कालाजार के रोगाणु लिस्मेनिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारण तल में होता है। मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीवों के साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, वे जिसे क्या कहते हैं, बहुखंडन बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग फिगर में आपको डायग्राम बताया गया अमीबा में किस प्रकार से द्विखंडन होता है ना। तो पूरा डायग्राम के साथ आपको बताया जा रहा है ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। 17 नंबर क्या है आपका, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। किसमें पूछा जा रहा है सर, फूल में नर प्रजनन अंग किसमें होता है, तो पुंकेसर, पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसका डिटेल फुल्ली डायग्राम के साथ। ये आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिगर है ना, तो फिगर भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लोग स्त्री केसर लिखा हुआ है, यहाँ पे पुंकेसर लिखा हुआ है। ठीक है, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक लिंगी कहलाते हैं। कैसे, पपीता और तारबूज इसके उदाहरण है। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग,
उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इसके उदाहरण है आपका अड़हुल और सरसों। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं लास्ट वाला लाइन आप लोग। पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण में पाए जाते हैं, परागकण में बनाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपका डायग्राम भी बना हुआ है। ठीक है, याद रखना आप लोग को, पुंकेसर जो है नर जननांग है जो परागकण में, है ना, बनाते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फिलोपियन नालिका से या अंडाशय से। क्या होगा आपका बताना है। राइट आंसर आपका 18 नंबर का, अंडाणु निषेचित। सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के, और ये बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर डिटेल में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आपके ये एक सब क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं या इसको बोलते हैं नालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अंडाणु निषेचित होता है फेलोपियन नालिका से। क्लियर है? चलिए इसका डिटेल देख लीजिए। देख सक रहे हैं आप लोग, ये भी फिगर आपका पूछा जाता है, मानव का मादा जनन तंत्र। ठीक है, यहाँ पर आपका देख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब है, याद रखना है आपको। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन को उत्पादित करती है ना। 8 पॉइंट का 11 को ध्यानपूर्वक देखिए। मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं, है ना, और यौवनारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह 1 अंडा परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फिलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंडकोशिका गर्भाशय तक जाए जाते हैं। किसके द्वारा? फिलोपियन ट्यूब या नालिका द्वारा। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका अवतल लेंस का आवर्धन होता है। किसका पूछा जा रहा है सर? अवतल लेंस। अवतल लेंस का क्या पूछा जा रहा है? आवर्धन। आवर्धन आप लोग पढ़े होंगे, क्या सूत्र होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। परिभाषा भी याद किए होंगे। तो भी बाई क्या होता है? यू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 19 नंबर का। चलिए देख लीजिए डिटेल इसका। डिटेल देखिए, आवर्धन क्या लिखा हुआ है? आवर्धन, है ना। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे अक्षर m, है ना, छोटी m द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि बिंब की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है तो लेंस द्वारा आवर्धन क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h। क्लियर है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन बिंब दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। तो आवर्धन m बराबर h डैश बटे h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गया? v, है ना। तो इसको ऊपर में लिखेंगे v और बिंब की ऊंचाई नीचे यानी कि u। तो पूरे डिटेल में आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और यहाँ परिभाषा भी आपका क्लियर हो गया होगा आवर्धन का। नेक्स्ट आपका गोलीय दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, आवर्धन भी और गोलीय दर्पण के फोकांतरण भी है। फोकस जो होता है किसका? गोलीय दर्पण का। इससे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत आसान से ऐसा पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण के में फोकांतरण, तो ये आप लोग पढ़े होंगे। गोलीय दर्पण का फोकांतरण एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? वक्रता त्रिज्या में आप लोग पढ़े होंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है, यानी कि f बराबर क्या होगा? r/2। परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये। तो देख सकते हैं f बराबर r/2 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, डिटेल देख लीजिए, पूरा NCERT सबका दिया हुआ है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण
के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगुनी होती है। इस संबंध में r बराबर 2f, r बराबर पूछेगा तो 2f और f बराबर पूछेगा तो 2r व्यक्त करते हैं। यह दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु होते हैं। यहाँ आपको डिटेल में हाईलाइट भी कर दिए हैं कि फोकस दूरी f बराबर क्या होता है, r/2। अगर f बराबर पूछेगा r/2 बताना है आपको, ठीक है। अगर आपसे r बराबर पूछेगा तो 2f बताना है। आई होप कि आपको अच्छे से 20 क्वेश्चन पूरे डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। पूरे क्लास को अच्छे से देखें, सभी वीडियो को। थैंक यू।